तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज एक नए टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस तो स्टार्ट कर चुके हैं, हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैथ की भी स्टार्ट हो गई। और आज हम एक और सेगमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कौन सी है? पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी की क्लासेस आज से शुरू करेंगे। और इसमें हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ये नज़दीकी एग्ज़ाम है लेखपाल की, जो लोगों को देना है। तो उसमें सिर्फ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं को लेकर के चलेंगे। पूरी पॉलिटी को हम लोग एक हिसाब से फिर से कवर करेंगे, लेकिन जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक अपने आप में कंप्लीट पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है उसमें कमी बेसिक कुछ छोड़ी जाएगी। तो ठीक है, आज हम लोग वैसे पॉलिटी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले अगर देखोगे तो जो आज का हमारा संविधान है, बात होनी होती है संविधान की। तो जब हम संविधान की बात करते हैं, हम अपने राजनीति शास्त्र की बात करते हैं, तो उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है कि किस तरह से हमारा संविधान बना, उसके पीछे की कहानी क्या होती है। तो उस कहानी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले कि अगर कहानी को जाने, तो जो भी आज हमारा वर्तमान का जो संविधान है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में बन करके तैयार हो गया। उसके पीछे जो है बहुत सारे सालों का टाइम लगा। जैसे कि वर्तमान में जब संविधान को सिर्फ कई देशों के संविधान के साथ जो हम लोगों ने उसका अध्ययन किया और फिर उससे जो अच्छी चीज़ें थी उसको लिया, और उसमें भी हमको 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। लेकिन वर्तमान में वास्तव में संविधान क्या उसी समय में बन गया? नहीं, ऐसा नहीं था। संविधान जो बना वो बेसिकली आप देखेंगे कि संविधान के बनने में कई सारे देशों के कई सौ सैकड़ों साल लगे। अमेरिका देखोगे तो कब आज़ाद हुआ, और अमेरिका जब आज़ाद हुआ तभी से संविधान, वहाँ भी उसने भी अपने लिए संविधान बनाया, धीरे धीरे चल करके आगे। तो ये हर एक देश का, और हर देश की बात से पहले अगर कहें तो जितने भी जो है हमारे पूरे समाज में जितनी भी संस्कृतियां उत्पन्न हुई बेसिकली, उन सभी संस्कृतियों ने जो कुछ भी अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए नियम कानून बनाए, उन सब का एक परिणाम था कि आज हमारे पास जो है एक बेहतर संविधान है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इतना पीछे भी नहीं जाएंगे कि हम अब 10,000 साल पुराना और अब हिस्ट्री की तरह पूरा पाषाण काल को पढ़ें और फिर पढ़ें कि कैसे कैसे वहाँ पे भी उनकी नियम कानून थे। उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना। लेकिन हाँ, इतना तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो वर्तमान संविधान है उसके पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेकिन कम से कम, जब ये भारत बनने की प्रक्रिया शुरू हुई वहाँ से तो हम लोग देखेंगे। और भारत बनने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? जब भारत का एकीकरण देखोगे कि कब शुरू हुआ था, जब एक राष्ट्र की तरह उभरना शुरू हुआ, वो अंग्रेज़ों के आगमन के बाद, जब उन्होंने, अंग्रेज़ों से जनता त्रस्त हुई, इसके बाद भारत का एकीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हुई। ठीक है, तो वहाँ से जो है किस तरह से हमारा संविधान डेवलप्ड होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले अगर हम जाने, बहुत ज़्यादा इतिहास और भूगोल की बात ना करते हुए सीधे सीधे अगर कहें कि जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, आपको पता है कि जो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सन 1600 ईस्वी में बनी। ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और बाद में उसको फिर महारानी एलिजाबेथ ने जो है क्या किया कि उसको व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया था। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया, और उसको ये जो एकाधिकार दिया गया था उसको बाद में बढ़ा दिया गया फिर अनिश्चित कालों के लिए। ठीक है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं थी कि ये कब तक रहेगा। अनिश्चित काल के लिए उसके व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। मतलब वो एक कंपनी होगी जिसके पास अथॉरिटी है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की। अब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपना पैर जमाना धीरे धीरे शुरू की, तो आप देखोगे एक बड़ा परिवर्तन है। हम बाकी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, लेकिन हम जहाँ से देखेंगे कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उससे पहले अगर थोड़ी सी जाएं तो प्लासी का हुआ, उसके बाद से जब उन्होंने जो है सरकार, मतलब लोगों को बदलना, नवाब, बंगाल के नवाबों को बदलना शुरू किया, मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम बाद में बनाया, उन सब से भी इन लोगों ने कोई ना कोई जागीरें प्राप्त की, लेकिन वास्तव में वो प्रत्यक्ष रूप से शासन उन्हें नहीं मिल रहा था। हुआ क्या, जब बक्सर का युद्ध हुआ, फाइनली बक्सर का युद्ध जब हुआ, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, वो देखोगे आप 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, इसका परिणाम ये था कि मीर कासिम तो हार गया, क्योंकि वो मीर कासिम भाग गया था, और भाग कर कहाँ गया था? अवध चला गया था। फिर अवध में किस तरह से शाह आलम, वहाँ के अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और फिर जो है इन तीनों ने मिलकर लड़ा, इसके बावजूद लड़ाई हार गए। और फिर बाद में क्लाइव को बुलाया गया लंदन से। क्लाइव को कहाँ से बुलाया गया? बहुत ही चालाक व्यक्ति उस वक्त का रहा होगा शायद, है ना। तो इसको बुलाया गया लंदन से संधि करने के लिए। और संधि कौन सी हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि की गई? इलाहाबाद की संधि की गई। कब की गई इलाहाबाद की संधि? 1765 में हुई थी। 12 अगस्त 1765, 14 अगस्त 1765, 2 दिन ये संधि हुई। तो संधि जब हुई
तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे सम्राट से ली गई और कुछ उसको दी गई, कुछ इसको दी गई, कुछ उसको, दोनों में अदला बदली की गई, और कुछ चीज़ें ब्रिटिश सरकार ने स्वयं ले ली हर बार की तरह। और एक रेजिडेंट की बात करती थी कि वो रेजिडेंट वहाँ पे अवध में रखवा दिया। मीर कासिम भाग गया दिल्ली, वहीं पर बाद में जाकर के उसकी 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब कहानी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम इतना जानते हैं कि इलाहाबाद की जब संधि हुई तो कंपनी को इससे फायदा क्या हुआ। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि इस संधि में अगर देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि शाह आलम के साथ जब संधि की गई तो कहा गया कि जो अवध का नवाब था उससे इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र लेकर के किसको दे दिया गया था, शाह आलम को दे दिया गया, मतलब जो मुगल बादशाह थे। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि अभी भी इस टाइम जो है भारत पर एक तरह से जो एक तरह से आधिकारिक रूप से शासन सत्ता मानी जाती थी वो मुगलों की ही मानी जाती थी। तो यहाँ पे मुगल बादशाह के साथ यहाँ संधि हो रही है, तो अंग्रेजों के पास एक बड़ा मौका था। और उन्होंने जब ये संधि की शाह आलम के साथ जब ये संधि की तो उन्होंने क्या इससे प्राप्त किया, तो देखोगे किससे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, जागीरदारी नहीं, दीवानी प्राप्त की, यानी राजस्व वसूलने की भी अब क्षमता उनके पास थी। तो कुल मिला जुला कि ये संधि हुई। इसके बाद जो है किस तरह से आप देखेंगे क्या हुआ कि बंगाल में उस वक्त देखोगे तो जो बाद में मीर जाफर को जब हटाया गया तो मीर कासिम को जब हटाया गया तो मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया था, और बाद में फिर मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। और उसका बाद बंगाल का जो नवाब था उसका अल्पवयस्क पुत्र था। कौन था? अल्पवयस्क पुत्र था, उसका क्या नाम था? नजमुद्दौला नाम था। तो कुल मिला जुला करके उन्होंने फिर जा करके नजमुद्दौला से एक संधि की, और फिर कुल मिला जुला के शासन जो है अपने हाथों में रख लिया, सारा उत्तरदायित्व तो नजमुद्दौला को दे दिया गया, और सारा जो असली फायदे वाला काम है वो सब अंग्रेजों के पास था। मतलब सब कुछ अंग्रेज करेंगे, लेकिन जो अगर जवाबदेही की बात आएगी तो कौन होगा? अधिकार सारे अंग्रेजों के पास है, जवाबदेही कौन है? ये नवाब है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे देखोगे तो एक तरह से अंग्रेजों का शासन अलग से चल रहा है, इनका शासन अलग से चल रहा है, दोनों का शासन चल रहा है। और यहाँ पे ये क्लाइव की एक चाल थी, और इसी को जो कहा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन चला। कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। तो ये पृष्ठभूमि हमारी थी कि 1772 तक। उसके बाद आते हैं गवर्नर जनरल बन करके। कौन आते हैं? ये सब हम फिर से हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। गवर्नर बन करके आए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर बन करके आए, और यहीं से शुरू होती है संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया। उन्होंने तुरंत उसको समाप्त किया, द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया। और इसके बाद जो है पहला जो है अधिनियम आता है, ठीक है, क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। यहीं से अब आपकी पॉलिटी शुरू हो रही है, जो खास तौर से जानने की बात है। पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। तो अब इसके बारे में हमको पढ़ना है, सारे हम एक्ट्स के बारे में एक बार पढ़ लेंगे, इसके बाद पॉलिटी के अंदर के जो चैप्टर्स हैं, प्रस्तावना वगैरह पर हम मूव कर जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया? 1773 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट की खासियत क्या थी, इसमें क्या क्या बातें थी जो कही गई रेगुलेटिंग एक्ट में, तो अब हम यहाँ से देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो पहली खास बात थी इस अधिनियम की, उसमें कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर अब तक हुआ करता था, बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको क्या कहा गया? गवर्नर, उसको कहा गया, उसको गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? उसको गवर्नर जनरल कहा गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे पहली बात यह थी कि उसको गवर्नर जनरल कह दिया गया। और दूसरी इसमें खास बात यह थी कि इसमें कहा गया कि जितनी भी और प्रेसिडेंसी है, कौन कौन सी और प्रेसिडेंसी हैं बंगाल के अतिरिक्त देखोगे तो मद्रास, और कौन सी थी? मतलब बॉम्बे। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसको कहा गया कि वो किसके अधीन हो गई? इसी के अधीन हो गई एक तरह से, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यहाँ के लोग अभी भी गवर्नर ही कहलाते थे। तो ये एक तरह से देखोगे तो बड़ा पद था, ठीक है। इसको गवर्नर जनरल कहा गया बंगाल वाले को, और इनको जो है उसी के अधीन कर दिया गया। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें कि इसी अधिनियम के तहत जो है 1774 में क्या हुआ? कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ या इसकी स्थापना की गई 1774 में। अब देखोगे जो ये सुप्रीम कोर्ट बनी थी इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, कुल 4 न्यायाधीश थे, 3+1। 3+1 का क्या मतलब है? 3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। और जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो कौन थे? सर एलिजाह एम्पे। क्या नाम था उनका? एलिजाह
एम्पे, ठीक है, सर एलिजा एम्पे या एलिजा एम्पे जो है वो थे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ये सारे काम हुए और इसी के साथ एक काम और कहा गया कि जो एक कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी जो थी, जब कंपनी बनी थी 1600 में, तो उसकी एक गवर्निंग बॉडी थी जो क्या कहलाती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाती थी, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया, अच्छा इसको अभी देख लेते हैं। एक काम इसमें और किया गया था कि जो उपहार, रिश्वत लेने और साथ ही साथ जो निजी व्यापार, उन सबको जो है कहा गया कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, जब देखोगे आप, जब द्वैध शासन की शुरुआत हुई तो उसके बाद उससे उससे पहले से ही हालत बहुत ख़राब थी कंपनी की। जो उसके व्यापारी थे, बेसिकली आप देखोगे जब मीर कासिम से इसीलिए लड़ाई की वजह थी कि उसने जब दस्तक का दुरुपयोग समाप्त कर दिया, उस दस्तक को समाप्त ही कर दिया, सभी के लिए व्यापार खोल दिया, तो अंग्रेज अधिकारियों को बड़ा दिक्कत हुआ। उन्हें लगा कि हमारे जैसा अधिकार सबको कैसे मिल सकता है, तो उनका जो फ़ायदा था वो, उनका व्यापार घाटा में आ गया। तो ऐसे में जो है वो अपने निजी व्यापार के लिए, बेसिकली वो निजी व्यापार के लिए मीर कासिम से ज़्यादा खफा थे कि उनके पास जो एक है व्यापार के लिए जो एक सुनहरा फरमान है वो सबको नहीं मिलना चाहिए। तो निजी व्यापार को कहा गया कि उसने जब देखा वारेन हेस्टिंग्स ने कि जो है ये सारे लोग जो है क्या है, कंपनी जब उस वारेन हेस्टिंग्स जब गद्दी पर बैठा, मतलब जब गवर्नर बना, तो उसने देखा कि जो है कृषि की हालत बहुत ख़राब हो गई है, कृषि हालत बहुत ख़राब है, व्यापार की हालत बहुत ख़राब है, चारों तरफ लूट मची है। तो उसे लगा कि ये सारे काम ये जो है उसने रिपोर्ट तैयार की, और इसी जो है ये जो कहा गया कि इस अधिनियम में फिर ये बात लाई गई कि रिश्वत लेने, निजी व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई आप जो हैं अगर कंपनी की सेवा में हैं तो ना तो आप किसी से उपहार ले सकते हैं, ना तो आप किसी से रिश्वत ले सकते हैं, और ना ही आप निजी व्यापार कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो आपको सिर्फ काम करना। इसके साथ साथ एक जो इसमें काम किया गया, जो हम इसकी बात कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, तो सरकार ने जो है क्या किया, सरकार ने क्या करा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसके बारे में कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा, सरकार को प्रतिवर्ष जो है क्या होगा कि राजस्व, नागरिक व सैन्य प्रशासन, ठीक है, सैन्य प्रशासन की जानकारी जो है वो सरकार को देगा, ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और वो देगा। अब ये पूरा अधिनियम आपने जब देखा तो ये अधिनियम आप देखेंगे तो एक तरह से देखोगे कि ये सरकार अधिनियम बना रही है, ठीक है, और ये पूरा अधिनियम सरकार बना रही है। इसलिए पहली बार ये इतिहास में क्या हो रहा है इस अधिनियम को देखकर कि इस अधिनियम के बारे में 2-3 फैक्ट बातें कही जाती हैं कि ये भारत में ऐसा पहला अधिनियम था जब कंपनी के व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्यों को सरकार ने क्या किया कि मान्यता प्रदान कर दी। दूसरा बात इसके बारे में कही जाती है कि ये अधिनियम जो है ये दर्शाता है, एक तरह से यहाँ पे देखें ना गवर्नर जनरल बना दिया गया, बाकी ये दोनों उसके अधीन है, तो एक तरह से केंद्रीकृत प्रणाली का भारत में पहली बार जन्म हुआ। इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरे अधिनियम की तरफ। और दूसरा कौन सा है, 1773 के बाद आप देखोगे कि सरकार जब इस अधिनियम को पारित कर दी, इसके बाद उसको लगा कि कुछ तो बात रह गई, अभी इसमें कुछ और हम कर सकते थे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, एक और अधिनियम को पारित किया और उसका नाम दिया गया 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। 1781 का अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, ये अधिनियम जो है 81 का, बेसिकली इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बंदोबस्त कानून भी इसको कहा जाता है। तो बंदोबस्त कानून या अमेंडमेंट एक्ट या संशोधन अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया, पहली वही खास बात कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट बनी थी तो उसमें कहा गया कि भाई जितने भी ये गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल जो है और उसकी जो कार्यकारिणी सभा है, गवर्नर जनरल के कार्य करने के लिए एक सभा बनाई गई थी ना। अच्छा मैंने पहले में बताया नहीं शायद क्या कि जब गवर्नर जनरल उसको बनाएगा उसके लिए एक जो है एक समिति भी बना दी गई, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कमेटी थी, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिए, ये सब नॉर्मल सी बात थी, ध्यान से वो मेरे उतर गई। तो ये गवर्नर जनरल बनाएगा और जो उसकी कार्यकारिणी सभा थी, साथ है ये एक साथ मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अलग अलग करके बहुत जगह दिया रहता है, कई सारे हो जाते हैं पॉइंट, एक ही पॉइंट में आप याद रखिए कि गवर्नर जनरल कोई कार्यकारिणी का मेंबर हो, साथ ही जो है कंपनी के कर्मचारी इतने लोग जो हैं अगर अपने पद के हैसियत से कोई भी कृत्य करते हैं उसके लिए उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़ा नहीं किया जाएगा किसी भी मामले में। वो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है अगर वो पद धारण की हैसियत से कोई भी काम वो करते हैं पद धारण की हैसियत से, कि आप जैसे अगर किसी को कोई पद मिला है उसके पास कुछ अधिकार है, उस अधिकार के साथ अगर वो कोई काम करता है
तो कहा गया था कि इसके लिए जो है आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब इन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से, उसके दायरे से बाहर रखा गया। कब? जब वो पद धारण की हैसियत से कोई काम करें। इसी में एक चीज़ और थी कि अगर जो राजस्व है, राजस्व की वसूली संबंधी वाद विवाद को भी जो है, राजस्व की वसूली संबंधी वाद विवाद को भी जो सुप्रीम कोर्ट थी कलकत्ता की, उसके न्यायालय के जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। तो ये एक खास बात इसकी अधिनियम की थी कि इन सब लोगों को बाहर कर दिया गया। दूसरी जो इसमें खास बात क्या थी कि इन सब लोगों को तो बाहर किया गया, और इसमें कहा गया कि जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है और जो कलकत्ता की मतलब सारी जो जनता है, कलकत्ता के जो निवासी हैं, तो कलकत्ता के निवासियों को जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया गया कि कोई भी वाद विवाद होगा वो कहाँ जाएंगे? कलकत्ता के जितने भी निवासी होंगे सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो हिंदुओं के लिए कहा गया कि हिंदुओं के निजी कानून से और मुसलमानों के लिए उनके जो है निजी कानून से, तो दोनों के अपने अपने निजी कानून से जो होगी वो क्या होगी? न्याय की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो हिंदुओं के लिए हिंदू निजी कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम निजी कानून को अपनाए जाने की बात इसमें कही गई। ठीक है, इतने सारे काम जब हो गए तो इसके बाद आप देखेंगे कि एक बात और आई। इसमें यह भी कहा गया कि भाई, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं। हाँ, इसमें यह कहा गया कि अगर मान लेते हैं जैसे आपके पास क्या होती है, अभी वर्तमान परिदृश्य देखें तो दो ये आपको समझ में आ गया ना। तीसरा ये था कि मान लेते हैं कि अगर जैसे अभी के वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो अगर मान लेते हैं आपका कोई विवाद है और आप जाते हैं पहले जिला न्यायालय में, वहाँ से आप संतुष्टि नहीं हुई तो आप कहाँ चले जाते हैं? प्रांतीय न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में जाते हैं। इसके बाद आप कहाँ चले जाते हैं? उसके ऊपर अपील कहाँ करते हैं? लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो है, लेकिन कहा गया कि अगर प्रांतों में, प्रांतीय न्यायालयों में अगर कोई वाद विवाद है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी। इस अधिनियम में यह कहा गया था कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ठीक है, किसकी? प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी। वो कहाँ की जाएगी? गवर्नर जनरल की जो है, गवर्नर जो है वो जो जनरल है, गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी में की जाएगी। मतलब ये कहा गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल में आपको अपील करनी पड़ेगी, उसमें नहीं करनी जाएगी। अगली एक और अधिनियम इसमें जो एक और बात थी कि अगर इसी जो सुप्रीम प्रांतीय न्यायालय है, तो प्रांतीय न्यायालय, ठीक है, प्रांतीय न्यायालय या फिर आपका जो है उसकी समितियां भी होती हैं न्यायालयों की अपनी अपनी, तो उसकी जो कार्यकारिणी है या उसकी जो कार्यकारिणी समिति है न्यायालय की, उसके संबंधित अगर किसी तरह का कोई नियम कानून बनाना है या उसको लागू करना है तो वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। वर्तमान में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों और फिर जो जितने भी न्यायालय होते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट उसको मैनेज करती है, कार्यविधि की कार्यप्रणाली को किस तरह से करना है। वो सरकार उसका नियमन नहीं करती, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती उसके जो है नियुक्ति वगैरह में। वो सुप्रीम कोर्ट की खुद की अपनी भर्ती निकलती है। जैसे देखोगे हाई कोर्ट की आरओ की वैकेंसी हाई कोर्ट खुद कराती है वो। तो इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि आप प्रांतीय न्यायालय और समितियों से संबंधित किसी भी तरह का नियम विनियम, उसके संचालन से संबंधित कोई भी नियम लागू करना है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। वो कौन करेगा? यही करेगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल ही करेगी, उसी के पास ये अधिकार था। तो ये इसमें खास पॉइंट थे। जो दूसरा था 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए इसको लाया गया था, इसीलिए इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। अब अगला आप देखोगे तो 1784 का वक्त आया। 1784 में आया कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या बात थी? इसमें एक खास बात ये थी कि पहली बार क्या कहा गया कि पहली बार जो कंपनी है, कंपनी का देखोगे दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन कौन से दो कार्य थे? कंपनी एक तो अभी व्यापारिक काम कर रही थी, मतलब एक कंपनी व्यापारिक निकाय थी तो व्यापारिक काम कर रही थी। दूसरी कंपनी अभी देखोगे अब दीवानी भी संभाल रही कंपनी ना, फिर दीवानी भी संभाल रही तो राजनीतिक काम भी कर रही है या कह लो प्रशासनिक काम भी कर रही है। तो उसकी कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। और अभी देखोगे जब तक कंपनी एक थी तो उसका वो क्या होता था? COD होता था। क्या होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था। तो ये अब क्या हो गया? COD को हटा करके COD की जगह पर यहाँ क्या आ गया? जो व्यापारिक निकाय की जो सर्वा बना उसको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और इसको जो कहा गया कि कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, BOC कहा गया। इसको क्या कहा गया? BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। तो ये दो नए जो है निकाय आ गए सामने आपके, ठीक है। एक ये खास बात थी। दूसरी बात इसमें जो ये नियंत्रण बोर्ड है, ये नियंत्रण बोर्ड है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको जो अभी इसके पास एक जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी 1774 में, आप देखोगे 73 वाले एक्ट में, कि ये जो है व्यापारिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या करेगा, सरकार को इसकी जानकारी देगा। तो ये काम ये करेगा, ठीक है। लेकिन उसके निरीक्षण का अधिकार इसको दे दिया गया कि ये उसका जो है निरीक्षण कर सकता है। किस चीज़ का? सैन्य प्रशासन का, राजस्व का, राजस्व प्रशासन का और नागरिक प्रशासन का, ठीक है। सैन्य, नागरिक और राजस्व प्रशासन का निरीक्षण कर सकता है कौन? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ये बात थी 1784 के अमेंडमेंट एक्ट में। अब आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अगला आपका एक्ट आया 1786 का अधिनियम आया। तो एक्ट ऑफ 1786, ये कुछ नहीं था, है ना। ये अगर बस ध्यान रखेंगे तो अगला जो 1793 का चार्टर है उसमें आपको मदद मिलेगी। तो इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, जो उसको गवर्नर जनरल बनाया जाना था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल बनाया जाना था तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि भाई हम गवर्नर जनरल तभी बनेंगे जब आप हमको 2 अधिकार दे देंगे। उसने 2 शर्तें रखी बाकायदे। पहली शर्त उसकी ये थी कि अगर आप हमें गवर्नर जनरल देखना ही चाहते हैं, सच में आपको लगता है कि मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, तो कॉर्नवालिस ने कहा कि पहला तो काम आप ये कर दीजिए कि क्या करिए भाई, जो ये हमारी काउंसिल के नाम पे दिया है हम पर, जो एक तरह से अधिकार जमाती है काउंसिल कर करके, तो ये काउंसिल की जो निर्णय लेने की क्षमता है या काउंसिल के जो निर्णय हैं, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अगर हमको ऐसा लगता है कि काउंसिल की हम निर्णय को ना माने, तो ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है। उसने कहा मतलब कि मेरे पास ऐसे अधिकार होने चाहिए कि अगर ज़रूरत हो या कुछ विशेष परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं तो ऐसा ना हो कि मैं काउंसिल का निर्णय मानने के लिए बाध्य हूं, मतलब मैं उसके काउंसिल के निर्णय को अधिभावी बना सकूं, उसको कमज़ोर कर सकूं और मेरा अपना निर्णय जो होगा वो प्रभावी हो, ठीक है। तो इसने पहली शर्त ये रखी कि काउंसिल के निर्णय को क्या कर सकूँ, मैं निर्णय को अधिभावी बना सकूँ, ठीक है। पहला काम ये था। दूसरा देखोगे, इसने कहा कि अगर मुझे सच में बनाना चाहते हो, वही बात कि सच में अगर तुमने दिल से चाहते हो कि मैं गवर्नर जनरल बनूं, तो एक काम करो कि जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ का पद जो है, इसको बोलते हैं बेसिकली हिंदी में सेनापति का जो पद होता है, जो सेनापति का पद है, वो भी हमको दे दो, मतलब दोनों दे दोगे तभी हम गवर्नर जनरल बनेंगे। तो दिया गया इसको, और ये गवर्नर जनरल भाई साहब बन के आए। और इसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया आपने पता होगा, है ना। बहुत काम का आदमी थे कॉर्नवालिस, बहुत काम किया इन्होंने। इनके बारे में हम लोग हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो है अगला अधिनियम आता है। इसके बाद देखोगे तो अब वक्त आ रहा है जो अगला अधिनियम है 1793 में। और इस 1793 से देखोगे तो चार्टरों की श्रृंखला शुरू होती है, चार्टर एक्ट्स आने शुरू हुए। तो 1793 का चार्टर है। इसके बाद देखोगे तो 1813 का है, फिर 1833 का है, फिर 1853 का है, फिर 1853 के बाद सारे चार्टर की श्रृंखला। वो आखिरी अधिनियम था चार्टर श्रृंखला का। इसके बाद हो गया आपका महासंग्राम हुआ, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। और इसके बाद कहा गया कंपनी को, टाटा भाई अब आपके बस की बात नहीं है, अब सरकार खुद काम करेगी अपना। तो सरकार ने शासन सत्ता खुद अपने आप हाथ में ले ली। तो यहाँ 1793 में देखें क्या हुआ। 1793 की जो खास बात थी कि अभी देखोगे कि आपने जो ये कॉर्नवालिस ने कहा, तो मैंने कहा था ना कि उसको अगर पढ़ लोगे तो इसमें फ़ायदा देगा। फ़ायदा कैसे देगा कि कॉर्नवालिस को क्या कहा गया था कि कॉर्नवालिस को पास शक्तियाँ क्या थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के है उसके निर्णयों को जो है वो अधिभावी कर सके। तो ये निर्णय जो है, यह अधिकार जो था आने वाले सभी गवर्नर जनरलों के लिए भविष्य में उसके लिए भी बढ़ा दिया गया, और साथ ही अन्य प्रेसिडेंसियों तक भी इसको विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। तो पहली आपको बात याद होनी चाहिए कि वही अधिकार जो मैं बार बार बता रहा हूँ पुराना वाला, कि अगर काउंसिल के जरूरत, अगर मतलब गवर्नर जनरल को ऐसा लगता है कि कुछ ये विशेष परिस्थिति है और वो जो है काउंसिल के निर्णय पर भरोसा नहीं, उसको वो अपना खुद का निर्णय चाहे तो वो ले सकता है, मतलब समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर वो काउंसिल के निर्णय को अधिभावी कर सकता है। दूसरी इसमें खास बात कही गई, जो कमांडर जनरल इन चीफ वाली जो पद की बात थी, उसमें कहा गया कि ठीक है कमांडर इन चीफ अगर काउंसिल से है तो ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा काउंसिल से ही हो। मतलब कमांडर इन चीफ का पद जो होगा, कमांडर इन चीफ जो बनेगा, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा, मात्रा गलत लग गई,
हमेशा समिति से हो, मतलब समिति से हो, कार्यकारिणी समिति से ही हो, बशर्ते, बशर्ते एक शर्त रखी गई। वैसे तो ये समिति से ही होगा, इसीलिए कहा गया बशर्ते, जरूरी नहीं है कि वो समिति से हो, मतलब वो समिति से हो, लेकिन अगर, कब नहीं होगा, अगर उसकी नियुक्ति उसी काम के लिए की गई हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो, तब उसके लिए है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कार्यकारिणी से हो। मतलब वैसे तो कमांडर जनरल जो होगा, कमांडर इन चीफ जो होगा वो कार्यकारिणी की समिति से ही होगा। आप सिंपल शब्दों में समझे कि कमांडर इन चीफ जो होगा वो कार्यकारिणी की समिति से ही होगा, लेकिन अगर लेकिन अगर उसकी नियुक्ति उसी काम के लिए किसी और व्यक्ति को, जैसे आजकल लेटरल एंट्री आप समझे ना, कि डायरेक्टली किसी पोस्ट पे अप्रोच कर दिया जाता है, उसी तरह से अगर उसको अप्रोच किया गया है कि आप भैया बना दिया जाए है, वहाँ से चुन करके उसको भेजा गया उसी काम के लिए, मतलब कमांडर इन चीफ के लिए ही, तो वो संभाल सकता है उसको पद को, जरूरी नहीं है कि तब वो ये जो कार्यकारिणी का सदस्य ही हो। ठीक है, तो ये जो थी दो इसमें बहुत ही खास बातें 1793 के चार्टर एक्ट में हुई, जो आगे वालों के लिए भी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो इसमें एक बात और कही गई, और वो बात ये थी कि तीसरी और अंतिम इस चार्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो अभी बनाया गया आपका बोर्ड ऑफ, ये मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कहा गया कि इसका जो वेतन है ना वो हम नहीं दे पाएंगे, सरकार ने कहा इसका वेतन वहीं से ले लो। कहाँ से ले लो? उनके पास वही था, भारतीय राजस्व से ही इनको भुगतान किया जाएगा। इनके लोगों को और इनके कर्मचारियों को सबको जो है किससे किया जाएगा? बोर्ड ऑफ काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं उन सब का भुगतान किया जाएगा भारतीय राजस्व से। तो ये था 1793 का आपका चार्टर एक्ट। ठीक है, और इसमें देखोगे तो इस जो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसके बाद जो आया जो चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट वाला है वो आपका आया 1813 का चार्टर एक्ट। कौन आया? 1813 का। तो 1813, तो ये दूसरा चार्टर है आपका, ये पहला चार्टर है चार्टर श्रेणी के क्रम में, ये दूसरा चार्टर है। 1813 के चार्टर में देखोगे आपको पहला काम क्या किया गया, सबसे पहली बात कि कंपनी अब ज़्यादा ही कुछ सक्रिय हो गई थी, मतलब कि वो राजनीतिक कामों में। तो इसमें कहा गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो कर दिया गया कंपनी का व्यापारिक, यही याद रखने योग्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 1813 में उसके चार्टर से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया गया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार उसका समाप्त किया गया। इस क्वेश्चन का जवाब 1813 ही होगा। लेकिन दो चीजें एक्सेप्शन थी, दो एक्सेप्शन थे। क्या एक्सेप्शन थे? एक तो चीन के साथ व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार, और जो दूसरा है वो है चाय के साथ, चाय का व्यापार, चाय के साथ नहीं, चाय के साथ जो चर्चा होती है। ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उसको छोड़ दिया गया कि आप इसको करिए, आगे हम इसको करेंगे समाप्त। तो 10 साल बाद इसको किया गया समाप्त, मतलब 20 साल बाद 33 में किया गया। दूसरी जो खास बात ये थी, दूसरी खास बात यह थी कि एक तो चीन और चाय के साथ व्यापार को जब समाप्त कर दिया गया, दूसरी जो खास बात थी कि 1813 का ही वो दौर था जब क्या किया गया, जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी जो हैं उनको अनुमति दी गई कि जाइए आप प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए उनको मिशनरी मतलब उनको प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। और ये जो 13 का चार्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है कि पहली बार जितने भी ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे, जितने भी ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र थे, सब पर क्या कहा गया, ब्रिटेन के राजा की प्रभुता प्रकट की गई। ठीक है, किसकी प्रभुता प्रकट की गई? कि सब कहा गया कि सब ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा है, वो सब जितने पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार है। इसके बाद देखोगे ईसाई मिशनरियों की बात पहुंची यहाँ पे, और यही वो दौर है 1813 का। इसीलिए आप देखोगे जब धार्मिक सुधार आंदोलन आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि जब बहुत सारे आर्य समाज और वो प्रार्थना समाज और दुनिया भर के जितने भी मतलब जितने भी समाज बने, ब्रह्म समाज, वो सब इसी का एक परिणाम था। इसी आंदोलन का, जो ईसाई मिशनरियों वाला आंदोलन चलाया गया, उसी का एक परिणाम था। क्योंकि ये वो दौर था 1813 का जब बहुत व्यापक तौर पर भारत में धर्म परिवर्तन की घटना की शुरुआत हुई, या घटना देखी गई। इसके बाद लोगों ने शुरू किया। और भारत में देखोगे तो फिर हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पहले मिशनरी के रूप में प्रचार करने का श्रेय किसे दिया गया, केशव चंद्र सेन को दिया जाता है। तो वो उसको हम देखेंगे। तो फिर ठीक है, और जितनी भी अंग्रेजों की बस्तियां थी
ठीक है, उस पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता प्रकट की गई और इन ईसाई मिशनरियों को कहा गया कि आप वहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, जाइए। ठीक है, तो ये प्रचार प्रसार शुरू हुआ और फिर वहीं से तो धर्म परिवर्तन वाला खेल जो है वो सब किया गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जितने भी स्थानीय नेतृत्वकर्ता थे, स्थानीय नेतृत्वकर्ता में कौन आते हैं, जमींदार वगैरह जो थे, उन सबको एक अधिकार दिया गया, एक तो दंड लगाने मतलब कानून बनाने की, ठीक है, वो जो वसूली होती थी उससे संबंधित नियम कानून बनाने के लिए भी उनको अधिकृत कर दिया गया, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसको लिए दंडित करने का भी उनको अधिकार दे दिया गया। तो ये चार्टर एक्ट था 1813 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो ईसाई मिशनरियों को कब अनुमति दी गई, तो ये 1813 का चार्टर है। दूसरा, इसका जो व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया कब, 1813 में, इसको छोड़ करके चीन के साथ, और चाय का व्यापार बरकरार रहा। बाकी इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे आते हैं 1813 के बाद आप देखोगे तो 1833 का चार्टर आया, है ना, 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का जो चार्टर आया, इसकी खास बात यह थी कि पहली बात मैं बोलने वाला था कि पहली बात जो है क्या किया गया कि 1833 में जो अभी चीन और चाय वाला मामला बचा के रखा गया था कि आप करिए, उसको भी समाप्त कर दिया गया और कह दिया गया सीधे सीधे कि कंपनी अब जो है व्यापारिक निकाय नहीं है, बल्कि अब वो क्या है, एक तरह से प्रशासनिक निकाय है। अब उसके सारे तरह से व्यापारिक जिम्मेदारियों से उसको मुक्ति दे दी गई, अन्य कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए कि सब लोग व्यापार करिए। अब तो कंपनी अब क्या बन गई, एक तरह से प्रशासनिक निकाय बन जाती है। कब बनी, 1833 में। तो कंपनी एक तरह से बनी प्रशासनिक निकाय, और ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय हो गई ना, है ना, हर एक क्षेत्र से पूर्ण रूप से। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले कभी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे इसको हिस्ट्री में मैं डिटेल में बैठाऊंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये नाम है आपको, ये कंपनी का ओरिजिनल नाम नहीं है। आप लोग सर्च करिएगा जा करके कि कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, जो पूरा नाम था कंपनी का, क्या नाम था, वास्तविक नाम क्या था। ये नाम तो शॉर्टकट नाम रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कब रखा गया, 1833 के चार्टर में ही ये बात थी, जिसमें इसको ये नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये संक्षिप्त नाम है उसका। उसका वास्तविक नाम क्या था, आप लोग सर्च करके मुझे बताइएगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं, इसमें लौट आते हैं। तो ये प्रशासनिक निकाय बन गई। कहा गया कि अब जो है ये कंपनी जो है मतलब व्यापार अब नहीं करेगी, अब सीधे सीधे क्या करेगी, राजनीति करेगी, अब ये शासन सत्ता संभालेगी। ठीक है, पहला काम ये हुआ। दूसरी बात देखोगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ, सबसे महत्वपूर्ण काम, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको कहा गया कि ना, ये बंगाल का नहीं, कहा गया कि ये कहाँ का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कह दिया गया भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, अब जब ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो जाहिर सी बात है कि मतलब पूरे भूभाग का जब कोई गवर्नर हो और फिर कह रहे हो कि सब लोग अपना अपना इक्का दुक्का कानून बना रहे हैं, तो ये बात तो पचने लायक नहीं थी। इसलिए अगले नियम में लिखा गया इसी में कि भैया जो मद्रास वाले हैं और जो बम्बई वाले हैं, अब ये लोग कोई विधायी शक्ति नहीं है, कानून नहीं बनाएंगे। तो क्या किया गया, इनकी, इन दोनों की विधायी शक्ति छीड़ कर दी गई, विधायी शक्ति को इनको समाप्त कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप कानून नहीं बनाएंगे, अब वो वही बनाएगा। ठीक है, तो ये भी काम किया गया कि विधायी शक्ति समाप्त हो गई। अब देखोगे जब ये भारत का गवर्नर जनरल बना तो जितने तरह के नागरिक अधिकार हों, सैन्य अधिकार हों, सब कुछ किसको रहेगा भाई, श्रेष्ठ जो सबसे बड़ा पद है उसी के पास होगा। तो सारा कुछ अधिकार ये इसी में समाहित हो गया था। ठीक है, तो ये सब अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप दिमाग में बैठा के रखिए कि जो सबसे ऊपर है वो सब कुछ संभालेगा। ठीक है, इसके बाद देखोगे कि ये 2-3 इसमें जो प्रमुख काम हुए ये हुए। इसके बाद देखोगे इसमें एक काम करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। वो काम क्या था, आप लोग समझ गए होंगे जिन्होंने एक बार पढ़ा होगा कि 1833 से ही जो सिविल सेवा भर्ती परीक्षा है, सिविल सेवा हेतु खुली भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने की उम्मीद मतलब कोशिश की गई, लेकिन समस्या ये हुई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, किसने विरोध किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों ने इसका विरोध कर दिया। और शायद अभी सरकार इस हालत में तो नहीं थी कि कंपनी से टकरा जाए। ठीक है, तो इस बात को मान लिया सरकार ने और इसको वापस ले लिया।
तो ये सिविल सेवा है तो जो खुली भर्ती परीक्षा थी वो हो नहीं पाई, अब अगले 20 साल तक के लिए टल गई फिलहाल। तो 33 में हुई नहीं तो कब होगी, अभी 53 में हुई। चलिए अब अगला पढ़ते हैं कि 53 में क्या हुआ। अच्छा, जो काम हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो नहीं हुआ उसको ठीक है याद रखना जरूरी है, नहीं अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा चलेगा, लेकिन जो हुआ है जिसको कहा गया कि हाँ ये काम हो गया उसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखोगे कि चार्टर जो है अगला, चार्टर एक्ट 1853। अब देखोगे जो आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल पिछले वाले में बना, भारत का गवर्नर जनरल जब बन गया तो उसकी पूरी एक कार्यकारिणी उसको दी गई थी। अब उस कार्यकारिणी के जरिए वो काम करता था। यहाँ पे पहला काम किया गया कि उसकी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और उसको जो है उसके कार्यों में परिवर्तन किया गया। दो अलग अलग कार्य उसको सौंपे गए, एक को दिया गया विधायिका, विधायिकी कार्य जो है उसको अलग कर दिया गया, और जो प्रशासनिक कार्य है उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो दोनों काम जो इसी की कार्यकारिणी थी उसी के दो एक तरह से पार्ट बनाए गए, एक विधायिकी काम देखती थी, एक प्रशासनिक काम, तो दो अलग अलग, दोनों के कार्य अलग अलग हुए। अब यहाँ पे विधायिकी में देखोगे तो 6 पार्षद नए जोड़े गए, 6 नए पार्षद इसमें जोड़े गए। और इसमें कहा गया था कि जो पार्षद ये जोड़े जा रहे हैं ना 6, इन 6 में से 4 पार्षद जो होंगे वो स्थानीय प्रेसिडेंसियों से होंगे। कहाँ से होंगे? स्थानीय प्रेसिडेंसी से होंगे। स्थानीय प्रेसिडेंसी में कौन कौन सी प्रेसिडेंसी को उसमें शामिल किया गया था जो ये 4 पार्षद होने थे? एक तो भैया आपका बंगाल था, ठीक है, आपकी मद्रास थी, आपकी बम्बई थी, और एक आपकी कौन सी थी? आगरा प्रेसिडेंसी थी। ये 4 प्रेसिडेंसी थी जिनमें इसको रखा गया था। इन 4 पार्षदों को जहाँ से चुनना था, स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ठीक है। तो पहली बार इसी अधिनियम में स्थानीय प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, और वहाँ पर चारों प्रेसिडेंसियों से एक एक सदस्य, 4 पार्षद, इन 6 में से 4 पार्षद को इन्हीं स्थानीय प्रेसिडेंसियों से चुन करके इसमें भेजना था। अब देखते हैं दूसरी बात, ये तो इतना हुआ। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो 1853 का एक्ट है इसमें क्या हुआ? दूसरा जो अधर में लटका हुआ काम था, कौन सा काम था? 1853 वाला आपने देखोगे 1833 में जब सिविल सेवा भर्ती वाली जो बात टल गई थी, नहीं हो पाई, वो इसमें कही गई सिविल सेवा भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन की बात की गई। और इसी के लिए इसी के अगले ही वर्ष यानी कि 1854 में क्या किया गया? एक समिति बनाई गई, ठीक है, एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो इन्हीं के नाम पर समिति का नाम भी दिया गया और उसका क्या नाम था? मैकाले, ठीक है, मैकाले समिति के नाम से एक समिति बना दी गई, ठीक है। तो ये काम हुआ 1853 के बाद हुआ, ठीक है। 1854 में ये काम पूरा हो गया, समिति भी बन गई। ये इसमें देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई 1853 तक की। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हुए, ऐसा नहीं कि एक चार्टर में सिर्फ इतने नियम कानून, बहुत सारे नियम कानून आते थे एक चार्टर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और जो अक्सर जो मतलब पूछे गए एग्जाम्स में जो हमेशा ट्रायल होता है, कोशिश होती है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये 1853 तक की बात हम ख़त्म करते हैं, और आज इस पहली वाली क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे ना, ये जहाँ तक हमने पढ़ा 1853 तक का, इसी के बाद क्या होगा? अब 1857 का विद्रोह हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। 1857 का जब विद्रोह हो जाता है, तो 1857 का विद्रोह हुआ, इसके बाद जो सरकार जो थी, अच्छा अगर मैं अभी 1853 में ही हूँ तो एक बात बताऊँ कि ये वो पहला अधिनियम ऐसा था जहाँ इस अधिनियम को देखकर हमें ऐसा लगता है कि सरकार को शायद पहले से ही आभास था कि ऐसा कुछ होने वाला 1857 जैसा, में भी ऐसी एक उम्मीद लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि हर बार जब चार्टर आता था, जैसे 1800 जब चार्टरों की श्रृंखला शुरू हुई 1793 का आया, ठीक है, इसके बाद 20 सालों का वक्त बढ़ाया गया। कहा फिर कब चार्टर आया? 1813 में, फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर कब आया? 1833 में आया, फिर 20 साल के लिए बढ़ाया गया। 1853 में चार्टर आया। यहाँ पे देखोगे कि सब कुछ विस्तारित किया गया, मतलब
शासन का तो विस्तार हो रहा है, मतलब वो कार्यकाल जो उसकी केंद्रीय में विधान मतलब परिषद में उसके 4 सदस्य को जोड़ दिया गया, उसको जो पार्षदों थे उनको केंद्रीय विधान परिषद भी कह दिया गया। यहाँ तक की सारी बातें हुई, मतलब शासन सत्ता विस्तारित हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था कि ये कब तक चलेगा। समय मतलब कि ये कहो सीधे, यहाँ पे समय निर्धारित नहीं की गई थी, यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार कभी भी जो है सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसे बहुत सारे चुटपुट विद्रोह हो रहे थे। 1857 तो सिर्फ एकमात्र विद्रोह था, उससे पहले भी बहुत सारे संथाल वगैरह के जो विद्रोह है वो लगातार चल रहे थे, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था सरकार को, एक माहौल बन रहा था कि ऐसा कुछ होगा और सरकार जल्दी ही शायद ऐसा कुछ करने वाली थी कि शासन सत्ता अपने हाथ में संभालने वाली थी। इसीलिए जो है हम इसको 2 पार्ट में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब क्या होगा, अब जो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1858 से जो देखोगे तो 1858 का अधिनियम आता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम बोलते हैं 1858 का। तो यहीं से हम लोग कल शुरू करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, और यहीं से इसको कहा जाता है ताज का शासन कहा जाता है इसको, ठीक है, ताज का शासन। इससे पहले किसका था? इसके पहले जो अब तक हम जितने भी चार्टर पढ़े वो कंपनी के शासन के अधीन पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जितने भी पढ़े अभी तक कंपनी के शासन के अधीन पढ़े। हम लास्ट में जब इसको खत्म कर लेंगे तो एक चार्ट बना देंगे कौन कौन से चार्ट कैसे हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कल करेंगे। थैंक यू।